इफ़ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन बायोलॉजी क्लास 10th ICSE तो वीडियो आपके लिए पूरी वीडियो देखिएगा। इसमें मैं आपको बुक रीडिंग के ऊपर बताऊंगा कि बुक को कैसे रीड करना है, कितना रीड करना है। मैं आपको PYQs बताऊंगा, कौन से PYQs करने हैं, कितना PYQs करना है। एंड एक बहुत बड़ी बात, डायग्राम्स के ऊपर बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, डायग्राम्स को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब चीज बताता हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो दिस इज आरवीर, करंटली आई एम इन क्लास 11th एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन 2026। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गाइस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बुक से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं गाइज लास्ट ईयर यूज किया था ICSE की बुक, ये सृजन, लेकिन लास्ट ईयर ये मुझे किताब नहीं मिली। क्लास 10th में हमें ये नहीं दिया गया था। हमें जो बुक दिया गया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड गाइज हमें बुक दिया गया था ये वाला नूतन पब्लिकेशंस का। तो ये मैंने यूज़ नहीं किया था बुक, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से पॉइंट से नहीं थी, तो ये मैंने यूज़ नहीं किया। मेरे स्कूल में जो चलती आ रही थी किताब ये वाली, तो इसी को मैंने पूरे साल यूज़ किया है। अब आपको ये किताब बहुत नई लग रही होगी, हाँ ये नई ही किताब है, ये मैंने अभी कल ही खरीदा है, ठीक है। तो बाई करने का रीज़न ये है कि लास्ट ईयर जो मैंने किताब यूज़ की थी वो यही थी एंड इसको मैंने कहीं से मांग रखा था, तो वो मैंने वापस कर दिया। इसके वजह से प्रॉब्लम्स हो गई, तो अभी मैंने फिर से खरीदा है ये बुक आपको दिखाने के लिए कि आपको कैसे इससे पढ़नी है। तो बुक गाइज आपको जो भी मिलती है, ज़्यादातर स्कूल्स में सेलिना पब्लिकेशन मिलता है, लेकिन सेलिना मैंने नहीं यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बिल्कुल सेम है इसमें, बल्कि आपको इसमें 4 वर्ड्स एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा। तो ये मैंने यूज़ किया है। एंड देखिए आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर दिखा दूँ। आपके पास सेल साइकिल, सेल डिवीजन मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जेनेटिक्स, ऐसे करके आपके सारे चैप्टर्स बने हैं। फिर आपका प्लांट में भी काफ़ी सारी चीज़ें लाइक फोटोसिंथेसिस, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड यू हैव ट्रांसपीरेशन, एब्जॉर्प्शन बाय रूट, ठीक है, इतने आपके प्लांट्स में। फिर आप यहाँ कह सकते हैं आपके पास ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जिसमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उसके बाद और भी चीज़ें लाइक ह्यूमन एवोल्यूशन, पॉपुलेशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब आपके पास पढ़ने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है बेसिकली वो स्टार्ट होगा सेल साइकिल, सेल डिवीजन से। अब गाइस कोई भी चैप्टर यहाँ पे मैं बुक को इसलिए इतना अच्छे से दिखा रहा हूँ, मेरा रीज़न ये है कि आप जब कोई भी चैप्टर को रिवाइज करते हैं तो वो आप किताब से किया करिए। जो आपके पास बुक मिली है, कोई भी पब्लिकेशन हो, उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपको बुक की रीडिंग करनी है, ठीक है। एंड रीडिंग ऐसा नहीं कि आप एक एक लाइन को रीड किए जा रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार आप यूट्यूब पर लेक्चर देखिए। लेक्चर जब आप देख लेंगे या फिर आपके जो टीचर ने स्कूल में पढ़ाया है उसको अगर आपको अच्छे से अभी तक याद किए हुए हैं, ठीक है। कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं चीज़ें, ठीक है। हम स्कूल में तो पढ़े रहते हैं लेकिन काफ़ी दिन बाद हम ये चीज़ें भूलने लगते हैं, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे से लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। आप रिवीजन कर सकते हैं एंड रिवीजन करने के बाद जो है आप अपनी बुक को रीड करिए, ठीक है। बुक कोई भी हो आप उसे पूरी रीड करिए एंड जितनी चीज़ें सिलेबस में, जैसे आपकी अगर कोई भी किताब होगी तो आपको सिलेबस मिला होगा या फिर आपको सिलेबस बुक मिलता होगा, ठीक है। एंड उस सिलेबस बुक में आपके जो भी ईयर हैं, ठीक है, उस हिसाब से वहाँ पे चीज़ें लिखी होती हैं। लाइक फ्रॉम सेल साइकिल, सेल डिवीजन वी हैव सिलेबस, ये सारे, तो ये चीज़ें मुझे पढ़नी है एंड इसे मुझे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ऐसा आपको करके चलना होता है, इसी को हम कहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ नेक्स्ट चीज़। लाइक कोई भी हम यहाँ पे एक चैप्टर लेते हैं, लेट्स टेक अ टफ चैप्टर, तो मैं आपको दिखाता हूँ बुक की रीडिंग कैसे करनी होती है। लेट्स टेक अ चैप्टर लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम ऑन पेज नंबर 100। तो पेज हम 100 निकालते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये चैप्टर हमारे 11th में भी है, लेकिन 11th में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ। लाइक जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक एक यहाँ पे लाइन को अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। एंड एक एक लाइन के साथ कैसे आपको पढ़ना है ये भी बता देता हूँ। लाइक इफ़ यू हैव अ टॉपिक ब्लड, ठीक है, तो ब्लड में आपको पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपके 1 वर्ड में आ सकती हैं या फिर आपको ये सारी चीज़ें बेसिक हैं तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको फंक्शंस पता होना चाहिए। फंक्शंस में आप कैसे पता कर सकते हैं, लाइक आपको ये सारी चीज़ें बहुत सारी इसमें याद नहीं रखनी है, सिर्फ 3 से 4 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ईजी वाले, लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ईजी भी हैं, आप ये सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। जो यहाँ पे मेन चीज़ है वो है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आपको RBC का पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसमें आपको इसके नेम, फंक्शन, एवरीथिंग, मतलब जो भी चीज़ें आपको किताब में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा
लेकिन नहीं, आप कर सकते हैं बहुत ईजिली, आप कम दिन में भी इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो एक बार आप जरूर लेक्चर देखिएगा, लेक्चर देखने के बाद आप इस बुक को रीड करिएगा एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको और भी चीज़ें लिख के लाऊं क्या क्या आपको बताना है। तो मैंने आपको यहाँ पे बुक्स बता दी हैं, एंड बुक्स तो आपको मैंने बता दी कि आपको यही वाली यूज़ करनी है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास सेलिना है, आपके पास रीजन है, कोई भी यूज़ करिएगा, ठीक है, वो आपके ऊपर है। देन इफ़ यू कम टू बुक रीडिंग, बुक रीडिंग में हमें पूरी किताब को रीड करना पड़ता है, ठीक है। वो कोई भी चैप्टर हो, वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, ठीक है। हम डायग्राम्स पर भी आएंगे अभी, तो डायग्राम्स में अलग से डिस्कस करता हूँ कि क्या चीज़ें डायग्राम्स में इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड एक वीडियो में मैं आपको सेपरेट बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में हमें पढ़नी है फ्रॉम ऑल चैप्टर्स, ठीक है। तो एक ही वीडियो, 1 से 2 वीडियो बनाएंगे बायो के लिए, उसमें आपको सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। बायोलॉजी में आपके सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं या तो वो 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए जितने रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं वही सारे आपको हर बार के पेपर में देखने को मिलेगा। जब आप पीवाईक्यूज को चेक करिएगा तो आपको यही सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि सिमिलर हैं और वही आपको बुक्स में भी दिए गए रहते हैं। एंड चाहे वो अगर आपका देखा जाए तो मैच द फॉलोइंग हो, या फिर ऑड वन आउट हो, या फिर सीक्वेंस में एक होता है क्वेश्चन जिसमें हमें सीक्वेंस 1 2 3 4 ऐसे बताना होता है, या फिर आपके और भी क्वेश्चन नेम द फॉलोइंग होता है, सबसे ज्यादा नेम द फॉलोइंग आता है, या आपके सेक्शन बी में भी आ जाता है। ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी एक सिंगल ई बुक में। इसमें आपको इस तरीके के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड जो बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। आप पीवाईक्यूज से जब चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे एंड ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए प्रैक्टिस भी करना, तो इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ये ई बुक फ्री में अवेलेबल है आईसीएसई इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप पर, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाऊंगा कि क्या सब्जेक्ट में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड किस तरीके से आप कौन से टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। वैसे मैं अभी आपको काफ़ी चीज़ें बताता हूँ। लेट्स टेक अनदर चैप्टर, या फिर मैं आपको इसी चैप्टर पे बता देता हूँ ताकि आपको, हाँ, एक हम प्लांट से चैप्टर ले लेते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से। प्लांट फिजियोलॉजी में आपका जो चैप्टर है लाइक केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स लेते हैं। ये चैप्टर बहुत लोगों को टफ लगता है। यहाँ पे आपको हार्मोन्स मिलते हैं लाइक ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, इस तरीके से हार्मोन्स हैं। फिर आपके पास साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या क्या आपको पढ़ना है। आपको इसमें आपको सेल का, आपको इसके फंक्शंस आने चाहिए। लाइक आप सिर्फ एक याद रखिए कि क्या क्या चीज़ होती है। इसमें आपको बताता हूँ, जैसे आप याद कर लीजिए ये सेल इलोंगेशन करता है, ये आपका एपिकल डोमिनेंस। तो अब आप जब एपिकल डोमिनेंस पढ़ रहे हैं तो आप इसे जो याद रखिए कि आप एपिकल डोमिनेंस होता क्या है। ये पेपर में आ जाता है, मैं आपको प्री बोर्ड्स के पेपर दूंगा अपना, तो आप उसमें देखिएगा क्या चीज़ें पूछी गई हैं। एंड पार्थेनोकार भी बहुत पूछा जाता है, तो इस तरीके से आपको बुक को पढ़ना होगा। एंड आई थिंक मैंने बुक रीडिंग पे यहाँ पे अच्छे से आपसे बात कर ली है कि बुक आपको पढ़ना कैसे है। मतलब हमें एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना होगा। कोई भी वो पार्ट हो बुक का, आपको एक बार रीड करना है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। जैसे लाइक इन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, कि ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कौन सी वेसल में जाता है, ठीक है, कौन से पार्ट ऑफ हार्ट में जाता है, तो वो हमें याद करना पड़ता है। हमारी 11th में भी है एंड मैं भी याद कर रहा हूँ अभी भी, तो इस तरीके से आपको भी याद करना है। वेन्स, कैपिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं पेपर में। अब ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, आपको 11th में मिलेगा, आपको 10th में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, तो इसे तो आप याद कर लीजिए, आपका अगले साल भी बच जाएगा अगर आप बायो लेते हैं तो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे एक पार्ट आता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व, ये मैंने भी याद किया था। जैसे इसमें ऐसा कुछ याद करने का नहीं है, आप लेक्चर से देख के समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे ब्रेन के काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ब्रेन में आपको बेसिकली एक बार रीडिंग कर लेनी है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक आपको हिंड ब्रेन में पता होना चाहिए आपको क्या क्या होती है। लाइक सेरिबेलम होता है, पॉन्स वेरोली होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए इनके फंक्शंस क्या हैं। एक एक दो फंक्शंस याद करिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्वेश्चंस के बेस पे अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। एंड गाइस एक चीज़ यहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं नोट्स मेकिंग के ऊपर, कि हमें नोट क्या बनाना है। लाइक बायोलॉजी है तो बहुत लोग सोचते हैं कि हमें नोट्स बनाना है, एंड नोट्स आप बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन आप बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है। लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। एंड एक चीज़ बताऊँ तो मैंने यहाँ पे कोई नोट्स नहीं बनाया था, हमारे टीचर ने कोई नोट्स नहीं बनवाया था, स्कूल में भी, ठीक है, स्कूल में ही मतलब टीचर ने कोई नोट्स नहीं बनवाया था। अब नोट्स नहीं बनवाया तो मेरे पास एक एडवांटेज था कि मैं अपने बुक रीडिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे सकता था, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बार नोट्स बनाते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आप अगर बुक की रीड करते हैं, क्योंकि एट द एंड आप जब लास्ट में देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हम कितना भी नोट्स को पढ़ लें, एक बार हमें बुक से तो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है।
तो मैं यहाँ कह रहा हूँ आप नोट्स मत बनाइए, ठीक है। अब बायोलॉजी सब्जेक्ट को यहाँ पे बुक सही पढ़िए, ठीक है। आपको टफ लग रहा होगा, थोड़ी मोटी किताब है, ठीक है, बहुत भी मोटी नहीं है। मेरे 11th की बुक देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत पतली है। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। एंड बुक के एक्सरसाइजेस भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बड़े अच्छे इसमें एक्सरसाइजेस आपको मिलेंगे। एंड एक एक वर्ड का यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब आता है। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये मेरे 11th में भी है, ठीक है। तो इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे आपको बहुत कम पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। सब इस नेफ्रॉन का ही खेल है, इसी में सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड नेफ्रॉन का डायग्राम आप याद कर लीजिएगा। आपको बोमेंस कैप्सूल वगैरह पता होनी चाहिए। ये सब मैं अलग बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। आप यहाँ पे नोट मेकिंग पर बात कर चुके हैं। आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको बुक की रीडिंग करनी है, दैट्स इट, ठीक है। मैं इतना ही बोलूँगा, आपको नोट्स नहीं बनाना, नोट्स आपके काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। स्पेशली आप अगर क्लास 10th में हो तो आपको ये सारे नोट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस यही करना है। एंड किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूँ। कोई भी बुक आप उठाइए, आप जो है प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए। इफ़ वी कम टू प्रैक्टिस डायग्राम्स में आपको एक दो बताता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले। सब मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सब इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको बेसिकली यहाँ पे ना आपको ये वाला जो डायग्राम होता है, लाइक हमें सेल साइकिल सेल डिवीजन का ये डायग्राम प्लांट एनिमल दोनों याद रखिएगा। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। फिर आपको साइटोकाइनेसिस पता होना चाहिए। एंड इसके बाद भी चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम डायग्राम्स को देखते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉम ऑल चैप्टर्स लेट मी सी। क्रोमोजोम पता होना चाहिए कि क्रोमोजोम में कौन से पार्ट्स होते हैं। लाइक यू हैव क्रोमोजोम का एक टेल पार्ट होता है, ठीक है। फिर क्रोमोजोम का बीच में जहाँ पे टेल्स जुड़ती हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्मॉल थिंग्स आपको पता होनी चाहिए। जेनेटिक्स एक बड़ा चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने को है, ठीक है। याद करना है, समझना, बहुत सारी चीज़ें इसमें। बेसिकली मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। डिजीज़ में से कलर ब्लाइंडनेस एंड आप हीमोफीलिया अच्छे से पढ़िएगा। आप अगर इसका आप यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन देख लेते हैं तो आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आ ही जाते हैं। जैसे ट्रांसपीरेशन वगैरह चैप्टर है ना, तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। लाइक आपको एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आप एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट से गाइस बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंड ये 2 चैप्टर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपीरेशन बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक यहाँ पे आपको कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे ये ऑयल वाला जो है ना, जिसमें हम एक ट्विग को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं पानी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें लाइक इसमें एक रीज़न होता है कि आपका यहाँ पे इवेपोरेशन को बचाता है ऑयल, ये पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। एंड गैनॉक्स स्पोडोमीटर आपको पता होना चाहिए। जो जो चीज़ें मुझे याद आ रही हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ये आपका कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की कौन से पार्ट ऑफ लीफ, लाइक ऊपर वाला या नीचे वाले पार्ट से, ठीक है, वेंट्रल डॉर्सल बात है यहाँ पे, कि कौन से साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, वो ये बताता है। थोड़ा सा मैं आपको और आगे बढ़ के दिखाता हूँ यहाँ पे। फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, अब गाइस फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपके लाइट फेज एंड डार्क फेज होते हैं। इसमें बड़ी कम चीज़ें आप में, लाइक फॉर्मेशन ऑफ NADPH आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ATP से ADP से आपका ATP जो बनता है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये सारे आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे लाइक डिफाइन दी फॉलोइंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी पेपर जब दिखाऊंगा बोर्ड का तो आपको समझ में आएगा। एंड पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एंड बीच में छोड़ के जाते हैं तो आई थिंक आप मिस कर देंगे काफ़ी सारी चीज़ें। एंड इसमें से आपका एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पूछता है आप स्टोमेटा का नहीं, आप क्लोरोप्लास्ट का पूरा डायग्राम बनाइए। एंड ये मेरे भी बोर्ड के पेपर में आया था लास्ट ईयर, आप चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। इसको मैंने ड्रॉ किया था एंड मुझे मार्क्स मिला था फुल। तो इसमें बहुत 4-5 चीज़ें इसमें लेबलिंग है, लेकिन अच्छे से बनाएगा। डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ऐसा चीज़ें आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। एंड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस से भी आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे एक्सपेरिमेंट्स, इसे आप याद रखिएगा। तो आई थिंक एनफ ऑफ बुक से मैंने बहुत सारी चीज़ें बात कर ली। एंड बुक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपनी बुक को। एंड यही मैं यहाँ पे कहूँगा, ठीक है। नोट्स में आप इतना मत ध्यान दीजिएगा कि हम अभी भी नोट्स बनाए जा रहे हैं किताब देख करके, नहीं। आप किताब को पढ़िएगा, पूरी बुक को रीड करिएगा। अब मैं गाइज आपको यहाँ पे डायग्राम्स बता चुका कि डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं आपको यहाँ पे नोट मेकिंग पर बता चुका कि नोट नहीं बनाना है। मैं आपको बुक रीडिंग बता चुका, मैं आपको बुक बता चुका। अब मैं आपको बताता हूँ PYQs।
PYQs आप जो है अपनी बुक से ही सॉल्व करिएगा, मतलब सॉरी इस PYQs की अब मैं अगर बात करूं तो आप एक बुक को बाय कर लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। 10 ईयर्स बाय करिएगा, ठीक है। 10 ईयर्स में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। 10 ईयर्स अगर आप क्वेश्चन लगाते जाते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी बुक की, तो आपको बार बार बुक भी नहीं रीड करना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चंस आर द इजीएस्ट वे टू प्रैक्टिस अ चैप्टर, ठीक है। अगर आपको चैप्टर रीडिंग से बचना है, मैं बचने की बात कर रहा हूँ, आपको छोड़ ही नहीं देना है। तो अगर आपको कई बार बुक रीडिंग से बचना है, आपको लगता है कि ये चीज़ें मैं हमेशा के लिए दिमाग में याद रहें, तो क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस ही लगाइए, ठीक है। 1 वर्ड होता है तो यार इजी, आपको सॉल्व थोड़ी ना करना है, आपको जस्ट एक बार क्वेश्चन रीड करना है एंड पढ़ना है। ऐसे ही मैं भी 11th का पढ़ता हूँ। एंड डायग्राम्स में आपको बता चुका हूँ। मैं आपको प्री बोर्ड के पेपर दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से आइडिया होगा। लाइक ये तो मेरा बोर्ड का पेपर है, अभी मैं इसको दिखाता हूँ अच्छे से, लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पे अपने प्री बोर्ड्स के पेपर में आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसे आप गाइस प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे पेपर्स हैं, मतलब इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। पेपर को बहुत अच्छे से बनाया गया है ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। अच्छे से देखिए, लाइक ये मेरा लेट मी शो फ्रॉम स्टार्टिंग। हाँ, ये मेरा सेकंड प्री बोर्ड का पेपर है, ठीक है। हमारे स्कूल में 2 प्री बोर्ड्स होते हैं एंड एक पहला पेपर होता है, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लगाइएगा। MCQ गाइस देखिए तो यहाँ पे मेरा सारे MCQ करेक्ट आपको यहाँ तक दिख रहे हैं। 9 MCQ, 11 MCQ इधर है एंड बाकी इधर है। तो यहाँ पे देखिए MCQ मैंने सब सही किया था। फिर यहाँ पे मैंने नेम द फॉलोइंग, यहाँ पे सारी चीज़ें सही की थी। बड़े इजी क्वेश्चंस आए थे, लाइक प्रोटीन्स दैट हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ DNA। तो ये तो आपको पता है हिस्टोन होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। लाइक अदर हम क्वेश्चन दिखाएं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इन बोमेंस कैप्सूल। तो ये आपको पता होगा, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में बोमेंस कैप्सूल होता है, उसके अंदर टफ ऑफ कैपिलरीज होती है एंड कैपिलरीज का नाम होता है ग्लोमेरुलस। तो ये सारी चीज़ें पता है आपको। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है गाइस, स्पेलिंग मत गलत करिएगा, ठीक है। नंबर आपके कट जाएंगे क्योंकि 1 वर्ड है। अब 1 वर्ड में आपका सेंटेंस थोड़ी ना चेक हो रहा है, आपको लिखना एक ही वर्ड है। अब उस एक वर्ड में भी अगर आप स्पेलिंग गलत कर देंगे तो टीचर आपको क्या नंबर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन ए आपका होता है, उसमें एक नंबर है, गलत किया तो 1 नंबर पूरा गया, आधे वाधे का वहाँ कोई चांस नहीं है। तो स्पेलिंग बड़े ध्यान से रखिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ PYQs करिएगा। आपको एक जैसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, वैसे आंसर भी मिलेगा, तो आप स्पेलिंग को याद कर लीजिएगा। फिर ये आपका रीराइट है, जिसमें आपको बताना होता है सीक्वेंस आपको होता है, ठीक है। सीक्वेंस भी बड़े इजी थे, एक बार आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने मार्क्स भी लिख दिए, कितना मैं स्कोर किया था, ठीक है, एक एक क्वेश्चन में। यहाँ थोड़ा सा मैं ऐसे जूम करता हूँ, फिर आपको हो सकता है दिखे, या फिर आप डायरेक्ट PDF ही देखिएगा। देन इफ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक आपको यहाँ से और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। लाइक यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, फिर आपको ऑड वन आउट मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड के पेपर में भी मिलेंगी, तो अच्छे से इसे पढ़िएगा। फिर आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग मिलेगा, बड़े इजी मैच द फॉलोइंग्स भी थे। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा फिर सेक्शन B, सेक्शन 2 यहाँ पे, सेक्शन B नहीं है, सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं एंड इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो गया था बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एक्सप्लेन रोल ऑफ CSF। अब CSF अगर कुछ लोग नहीं जान रहे हैं, मैं भी नहीं जान रहा था जब मैं पेपर करा था, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। अब यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे एब्रीविएशन करके दिया है, लेकिन इसी की वजह से मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन मैं कर ही नहीं पाया। मुझे गाइस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पता था, उसके रोल, उसका हर चीज़ पता था, कहाँ मिलता है, कहाँ होता है, सब पता है, लेकिन मैं CSF नहीं जान रहा था क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म ही नहीं जान रहा था, उसकी वजह से आंसर नहीं लिख पाया। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, एब्रीविएशन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपको साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, एक ही दो तो आपके में अच्छे साइंटिस्ट हैं, उसको याद रखिएगा, लाइक मेंडल हो गए, लेमार्क, डार्विन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन चैप्टर बड़ा चैप्टर है, उसे अच्छे से पढ़िएगा, ये मैं कहूँगा। एंड इस तरीके से मैंने पेपर दिया था। ये हमारा मैं आपको फर्स्ट प्री बोर्ड का दिखाता हूँ। ये चीज़ें आपको नंबर दिख रही हैं, ये यहाँ पे सही नंबर नहीं है, बस मैं आपको इतना बताता हूँ, नंबर इससे ज़्यादा आया था मेरा। अब ये मेरा गेस था कि 97 आएगा, लेकिन मार्क्स कितना आया था वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। इससे गाइस ज़्यादा था मार्क्स, इतना बता दे रहा हूँ, 97 से ऊपर ही आया था, चाहे वो फर्स्ट प्री बोर्ड हो, सेकंड प्री बोर्ड हो, थर्ड प्री बोर्ड हो, मतलब थर्ड प्री बोर्ड नहीं था, सेकंड प्री बोर्ड हो या फिर आपका फर्स्ट प्री बोर्ड हो, मार्क्स ज़्यादा आए थे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक इफ़ वी कम टू
ये तो एमसीक्यू वाला पार्ट है, एमसीक्यू से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही सारी सेम चीज़ें, लाइक जैसे देखिए डिफरेंशिएट आपको होता है, वन डिफरेंस आपको यहाँ पे लिखना होता है, लाइक साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। गाइस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल मैंने देखा आईसीएसई 2025 में काउंसिल ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि नए हैं, एंड उन्होंने वहां पे लिखा या तो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड है या तो एप्लीकेशन बेस्ड है। एंड अगर आपको कंसेप्ट का डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, मैं हर सब्जेक्ट को बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही बायोलॉजी ही नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप वहां पे वो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। वो तो अगर आपको ये सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो प्ले स्टोर से जाके आईसीएसई इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें रोज शाम को 7 बजे अलग अलग चैप्टर्स, मतलब सारे चैप्टर्स का आपको मिल जाएगा, डेली क्विज होता है, तो वहां से आपके सारे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होते रहेंगे। तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, वहां पे लिंक दिया गया है। काइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस पता होना चाहिए, स्टोमेटा, लेंटिसिल, यही सारी चीजें हैं, तो एक बार आप जरूर से देखिएगा। एंड सेक्शन बी में यहाँ पे आपको 1 2 3 4 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड 6 क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं। अटेम्प्ट 4 करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। एंड इसी पेपर में पीछे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी थी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो इसलिए मैंने लिखा है, पीडीएफ में देख लीजिएगा क्या है। ऐसे ही हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो जहाँ जहाँ मेरा सही था मैंने लिखा था। एंड ये सारे नंबर्स मैं आपको बताऊँगा किसी अलग वीडियो में, ताकि आपको समझ में आए कि प्री बोर्ड में आए कितने थे, एंड अगर आप ये पेपर करते हैं तो आपके कितने आ सकते हैं। एंड गाइज आप यहाँ पे मेरा बोर्ड का पेपर देखिए, तो मेरे बोर्ड के पेपर में गाइज मार्क्स आए थे 99, मैंने यहाँ 100 लिख रखा है। एंड वो चीज़ क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ। सबसे पहले पार्ट एमसीक्यूज में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, पूरा फुल मार्क्स था। देन नेम द फॉलोइंग में यहाँ पे गाइज मुझे लगता है मेरे कहीं पे जैसे हमारा होता है ना कि स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाता है, तो 1 वर्ड में देख लीजिए स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ था, ये मेरा पूरा सही था, लाइक ऑड वन आउट, एंड फ्रॉम सीक्वेंस वाला ये सारी चीज़ें सही थी। फिर यहाँ पे मेरा ये भी सही था, आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स मेरा पूरा सही था। फ्रॉम मैच द फॉलोइंग भी पूरा ही सही था। फिर हम आ जाते हैं अपने सेक्शन बी पे, एंड सेक्शन बी में मैं आपको बताऊँ तो मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे, मैंने कोई क्वेश्चंस को छोड़ा ही नहीं था, ठीक है। मतलब 4 करना होता है तो मैंने 6 किया था एक्स्ट्रा, कि अगर 4 उन 6 में से जो 4 सबसे अच्छे होंगे उसका मार्क्स मेरे जुड़ जाएगा पेपर में, तो इस तरीके से मैंने किया था। लाइक बहुत इजी थे, NADPH का देखिए आपको एब्रीविएशन। फिर डायग्राम्स देख लीजिए, आपको हर सेट में आपको एक एक डायग्राम आपको मिल रहा होगा, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे ओवरी का दिखाया गया है डायग्राम, ठीक है। लाइक यहाँ पे पूछा गया कि डायग्राम गिवन बिलो शोज अ सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी। अब इसमें बताइए नेम द प्रोसेस फॉर द रिलीज ऑफ पार्ट 1। ये आपका पार्ट 1 देखेंगे तो ये आपका एग है। एग जब आपका रिलीज होता है तो हम उसे कहते हैं ओव्यूलेशन, एंड ये इसका आंसर है। सेकंड चीज नेम, राइट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर मार्क 2। ये जो 2 बना हुआ है ना, ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम है, ये बाद में डीजनरेट हो जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आंसर मिलेंगे। बड़े इजी क्वेश्चंस थे। फिर एक यहाँ पे देख लीजिए आपको सेल साइकिल, तो इस बार बनाने के लिए मेरे टाइम में नहीं आया था, तो आपके में हो सकता है आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाए, लेकिन मेरे में क्या था कि ये चीज़ बनी बनाई थी, मुझे आंसर देना था। लाइक आइडेंटिफाई द स्टेज। अब ये स्टेज जो है कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो क्रोमोजोम के, मतलब ये जो क्रोमोजोम है ये अलग हो गया है, ठीक है, डिवाइड हो गया है। अब क्रोमोजोम डिवाइड है, वो अपने पोल की तरफ जा रहा है, मतलब ये प्रो मेटा एनाफेज है ये, ठीक है। मेटा में आपका इक्वेटर पे होता है, एनाफेज में आपका जाने लगता है दूर दूर। फिर गिव वन रीजन टू सपोर्ट योर आंसर इन ए, तो वही मैंने रीजन बताया था कि जो क्रोमोजोम्स हैं वो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, अपोजिट पोल्स। फिर मेंशन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम गिवन इन द डायग्राम। अब यहाँ पे क्रोमोजोम, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि क्रोमोजोम जो थे हमारे, वहाँ पे 4 क्रोमोजोम थे, लेकिन ठीक है जब हमारा सेंट्रोमेयर अलग हो जाता है, ठीक है, अगर सेंट्रोमेयर डिवाइड कर जाता है तो वो अलग अलग सेंट्रोमेयर बन जाता है। लाइक एक सेंट्रोमेयर से अगर हम उसे डिवाइड कर देते हैं तो वो 2 क्रोमोजोम में बन जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर ये एक साथ होता तो हम अगर कहें यहाँ पे तो रेप्लिकेटेड 4 क्रोमोजोम है, ठीक है, लेकिन जैसे डायग्राम में अब हमें पूछ रहा है तो डायग्राम में हमारे यहाँ पे 8 क्रोमोजोम हो जाते हैं। समझ रहे हैं क्या क्या मैं कह रहा हूँ। अगर एक सेंट्रोमेयर है तो उसे 1 क्रोमोजोम कहेंगे, भले उसमें 2 टेल्स हों, ठीक है, लेकिन अगर वो सेंट्रोमेयर डिवाइड कर गया है, ठीक है,
तो वो 2 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है एक पार्ट के पास एक ऊपर नीचे टेल हो एंड इसके पास भी ऊपर नीचे टेल हो। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इसका आंसर मेरा 8 क्रोमोसोम्स था, ये मैंने लिखा था। यही बात है यहाँ पे आपसे क्रोमोसोम्स पूछा था तो ये मैंने ऐसे आंसर दिया था, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए थे, कहीं डाउट ना रह जाए। तो आई थिंक मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं एंड आप तो अपना स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करिएगा। देखिए मैंने प्रिंट आउट करा के रखा था लास्ट ईयर एंड मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए थे। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड गाइस कमेंट करके बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट आपको नेक्स्ट चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।